साउंड टेक 7 एक्शन। वैसे कमाल है, मैं कई बार सोचता हूँ 30 साल के हैं आशुतोष रांका, बताइए पूरी सरकार हिला दी, एक इस्तीफा करवा दिया आप जैसे कुछ और युवाओं ने मिलकर। कभी सोचा था आशुतोष जब लंदन में काम कर रहे थे वापस आएंगे, ऐसी मुहिम चलेगी और हम लोग पूरा मीडिया आशुतोष को बैठाएगा और पूछेगा भाई देश में क्या चल रहा है? सोचा था कभी? नहीं, देखिए जब मैं लंदन था तब भी ये तो बहुत क्लियर था कि भारत वापस आना है, क्योंकि हमारे जैसे लोग जिनका इस तरह का एजुकेशन बैकग्राउंड है, जिनको इस तरह की प्रिविलेज हासिल है, अगर हम लोग आकर देश नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा? कब तक हम दूसरों से उम्मीद लगाकर बैठेंगे कि कोई और आए और देश को ठीक करे? तो ये तो बहुत क्लियर था कि आकर वापस भारत के लिए कुछ करना है। किस शेप और फॉर्म में वो चीज़ होगी, मुझे लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। कई सारी चीज़ें आपके हाथ में भी नहीं होती है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि बहुत खुशी है मुझे और बहुत ग्रैटिट्यूड है कि मुझे इस तरह का मौका मिला, इस तरह का प्लेटफॉर्म मिला युवाओं की बात रखने के लिए, युवाओं के मुद्दे उठाने के लिए। और बहुत खुशी है कि युवाओं ने जिस तरह का समर्थन और प्यार सीजेपी को दिया है और जिस तरह का मोबिलाइजेशन सीजेपी के साथ हुआ, जिससे हम इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाए, वो अपने आप में अकल्पनीय है। और इसके लिए हम तहे दिल से देश के युवाओं का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग अपने हक के लिए खड़े हुए और सही मुद्दे के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक है, अब आगे का भी प्लान बता दीजिए। 2 दिन की आपकी जो मीटिंग हुई अभिजीत दीपके के घर पर, उसमें क्या क्या तय हुआ है? हमने तो सुना कि एक लंबा चौड़ा एजेंडा है, कुछ पदाधिकारी भी, ऑफिस बेरर्स भी आपने तय कर दिए हैं। सब ये मान रहे हैं कि आप भी आम आदमी पार्टी की तरह कॉकरोच जनता पार्टी को चुनाव में जरूर उतारेंगे। केजरीवाल जी भी पहले बोलते थे नहीं आऊंगा, पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, आ गए, बैठे हैं आशुतोष, गवाह हैं उसके। नहीं मानक जी, देखिए जब आईएएससी हुआ था तब मैं 11th क्लास में था और मैं जेई की तैयारी कर रहा था, तो मैंने उस समय तो बहुत डिटेल्स फॉलो नहीं की थी कि किस तरह से आईएएससी मूवमेंट प्रोग्रेस किया। लेकिन जो हमारा डिस्कशन हुआ पिछले 2 दिन में वो काफी क्लियर था कि जो हम लोगों ने 2 महीने का एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट हासिल किया, हम उसी राह पर चलते रहना चाहते हैं। क्योंकि आज देश की पॉलिटिक्स की स्थिति, राजनीति की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। एक बहुत क्लियर सिचुएशन है जहां पे ब्रॉडर पॉलिटिकल डिसल्यूजनमेंट है और इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसमें आपके इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे ईडी सीबीआई का मिसयूज हो। तो उन हालातों में हमें अभी ठीक नहीं लगा पॉलिटिक्स में उतरना। हमें लगा कि हम एक इफेक्टिव पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप की तरह कंटिन्यू करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। और किस तरह से इस आंदोलन को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाए, किस तरह से एक संगठन बनाया जाए जो आगे जाकर और लोगों की बात मुद्दे उठाए, इसको किस तरह से हम लोग डिसेंट्रलाइज कर सके, इस बारे में चर्चा हुई। ठीक है, ओके, एक सवाल और, उसके बाद मैं इस मंच को खोलूंगा, बाकी हमारे 4 पंडित भी आपसे सवाल पूछेंगे। जब वो बातचीत हो रही थी, 2 बार बातचीत हुई ना आपकी नड्डा जी से और जितेंद्र सिंह जी से। एक बार तो हम देख रहे थे शायद आप कुर्सी पर बैठे थे, लोगों ने बहुत उसके वीडियो वायरल किए, ट्रीट कर करके गोला बना के उसके फोटो भी खूब वायरल किए। पहली बार कुर्सी पर बैठाया, दूसरी बार सोफे पर बैठाया। आपको भी लगा फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में कुछ बदला था बॉडी लैंग्वेज में, जिस तरह आपको ट्रीटमेंट मिला उसमें, आशुतोष? नहीं, देखिए मीटिंग तो एक्चुअली 3 बार हुई थी, क्योंकि 20 जुलाई को भी नड्डा जी हम लोगों से मिले थे। एक ऑब्वियसली सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स जो है वो बहुत चेंज हुआ, क्योंकि 20 तारीख को एक मतलब इस तरह से ट्रीट किया गया कि हम जाकर बस ज्ञापन देकर आ रहे हैं एंड मीटिंग इज प्रीटी मच ओवर। जबकि जो हमारा डिस्कशन 24 तारीख को हुआ और जो 25 तारीख को हुआ, उसमें सरकार बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव थी। हमारी बातों को उन्होंने सुना, हमारे जो मुद्दे थे उनको सुना, हमारी जो डिमांड्स थी उनको बहुत पेशेंटली सुना। और हमें बहुत खुशी है कि 24 से 25 तारीख में ही हमारी सभी मांगे जो है सरकार द्वारा मान ली गई। ये चीज हमने नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी को भी बोली है कि बात 20 जुलाई तक शायद पहुंचनी नहीं चाहिए थी। उससे पहले लगभग 20 जून से लगभग 1 महीने से हम लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए थे। 6 जून से हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। तो सरकार को कहीं ना कहीं पहले ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। 20 जुलाई तक बात पहुंचने के बाद जब ये आंदोलन देश भर में लगभग 250 शहरों में फैल गया, उसके बाद आप आकर बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज नहीं जाता है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात थी। सरकार ने 24 और 25 जुलाई को हमारी बात सुनी और सारी डिमांड्स जो है एक्सेप्ट की। ठीक है, आज ईमानदारी से बता दीजिए, क्या ये जो 2 दिन मीटिंग चली, ये जो इतने महीने ये सब आंदोलन चला और आपकी कुछ प्राइवेट बातचीत आपके सारे प्रवक्ताओं की, नेताओं की हुई होगी, क्या पॉलिटिक्स में जाने को लेकर कभी कोई चर्चा हुई ही नहीं, सवाल आया ही नहीं, आशुतोष?
नहीं, ऑब्वियसली डिस्कशन तो हुआ ही है। ये तो बहुत ही इनएविटेबल था कि राजनीति में घुसने को लेकर डिस्कशन तो होना ही था। ये सवाल कई लोगों के मन में है और हम लोगों ने बिल्कुल से इस पे बहुत विस्तार से चर्चा की है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आशुतोष जी बोल रहे हैं, हमें अभी जो अपना रोल है उसको लेकर काफी क्लैरिटी दिखी कि वी वांट टू कंटिन्यू एग्जिस्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फोर्स। अभी बोले तो फॉर नाउ जी यू मीन फॉर नाउ? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी के लिए जो हमें अपना रोल लगा वो यही सही लगा कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं युवाओं के जो हम लोग सुनना चाहते हैं। लोगों जनता के जो मुद्दे हैं उनको अच्छे से सुनना चाहते हैं। एक रिफॉर्म्स एजेंडा हम लोग मिलके युवाओं के साथ मिलकर बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उन मुद्दों पर बातचीत हो। उसमें हमारा रोल हमें मतलब फ्यूचर में 2029 में 2034 में कुछ भी हो सकता है, कहने का ये मतलब है? देखिए मानक जी, जितना मेरा शॉर्ट स्टेंट रहा है पब्लिक लाइफ में, मुझे यही समझ में आया, नेवर से नो टू एनीथिंग। आज के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी पोजीशनिंग हमें सबसे बेहतर लगी, उसमें हमें यही ठीक लगा कि अभी हम लोग एक इंडिपेंडेंट प्रेशर ग्रुप की तरह एग्जिस्ट करते हैं और अगले कुछ महीने हम लोग चाहते हैं कि हम जमीन पर उतरे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा शहरों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा गांवों तक पहुंचे और इस देश के लोगों के साथ मिलकर एक रिफॉर्म्स एजेंडा तैयार करें और फिर उस रिफॉर्म्स एजेंडा को पुश करें। ठीक है, उसके बाद आगे क्या रहता है मुझे लगता है कि वो वक्त बताएगा, देश के लोग बताएंगे कि किस तरफ हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसमें एक सवाल और जोड़ लीजिए छोटा सा, और वो ये, आप पर आरोप तो यही लगेगा कि आप तो पूरी तरह एंटी बीजेपी, एंटी संघ, एंटी गवर्नमेंट हैं। आप किसी भी और विपक्षी दल के खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं है। तो आप ये जो प्रेशर ग्रुप बनेंगे, ये सिर्फ सरकार पर ही प्रेशर बनाएगा या फिर जो ऑपोजिशन पार्टीज की गवर्नमेंट है उन पर भी प्रेशर बनाएगा? नहीं मानव जी, अभी केंद्र में सरकार किसकी है? 21 राज्यों में सरकार किसके? 21 मतलब इनफैक्ट अगर मैं इंडिया अलाइंस को और ऐड कर लूं तो 21 से ज्यादा राज्यों में सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है, भाजपा के अलाइंस की सरकार है। तो बहुत ही नेचुरल है जब हम लोग सरकार से सवाल करेंगे तो एक हायर प्रोबेबिलिटी है कि उसमें बीजेपी से सवाल किया जाएगा। जो जंतर मंतर का आंदोलन था वो केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन था, उसमें केंद्र सरकार कटघरे में थी। और अगर भाजपा की सरकार है तो बिल्कुल से भाजपा पे सवाल किए जाएंगे। आरएसएस अगर बीजेपी की एक एलाय है, एफिलिएट है, तो बिल्कुल आरएसएस से सवाल किए जाएंगे, क्यों नहीं किए जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी सरकारों से सवाल नहीं कर रहे। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो झारखंड में हमारा डेलीगेशन वहां पे मौजूद है, पहले दिन से वहां पर मौजूद है। हम लोग जो भी चीजें जंतर मंतर पे सीखे हैं वो उन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं, उनके मुद्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें तो मेरे को लगता नहीं है कि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करेंगे या सरकारों से सवाल करेंगे। लड़ाई सरकारों से है तो बिल्कुल से जो भी सरकार में होगा, जिस भी राज्य में होगा, उनसे सवाल किया जाएगा। ठीक है, ओके। अनंत विजय मुस्कुरा रहे थे, उसके बाद आ रहा हूं विनोद जी और सतीश जी। पहले अनंत विजय। अनंत, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कह दीजिए। नहीं, मैं अपने संपादक जी की बात पे मुस्कुरा रहा था। उनको अभिजीत दीपके की बातों को सुनते हुए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, इन सब की याद आई तो मुझे 2011 याद आ गया। फिर 2011 में भी गांधी जी याद आए थे लोगों को। अगर आपको ध्यान हो तो अन्ना हजारे को गांधी जी कहा गया था। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि हम स्वराज के मुद्दे पर चलेंगे। स्वराज नाम से एक किताब भी लिख दी थी उन्होंने। तो गांधी तो यहाँ हर कोई इन्वोक करता है जो भी राजनीति में आना चाहता है। और आशुतोष जी बैठे हैं, आशुतोष रांका बैठे हैं यहाँ, और इन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार किया कि अभी के समय में नहीं होना चाहिए। देखिए, एक बार जो राजनीति की टोपी पहन लेता है वो टोपी उतारना बहुत मुश्किल होता है। और आशुतोष रांका ने राजस्थान में आम आदमी पार्टी की राजनीति की टोपी पहनी हुई है। ये वीडियो है, इनके ट्विटर हैंडल पे है, मार्च में है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलते हुए इनके फोटो हैं, और इन लोगों ने कभी छुपाया भी नहीं इसको। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। और छात्र राजनीति का जो ज्यादातर इतिहास इस देश में रहा है वो सब राजनीति में ही आए हैं। असम गण परिषद से लेके और अगर जयप्रकाश नारायण जी के समय से देख लीजिए, इमरजेंसी में भी छात्र आंदोलन हुआ। ये सब अल्टीमेटली राजनीति और सत्ता के लिए ये आंदोलन होता है, क्योंकि बाद में यही सारे लोग, मैं इनके बारे में नहीं जानता हूं इसलिए इन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितने भी मैंने पूर्व के छात्र आंदोलनों को देखा है सब ये कहते हैं सत्ता जो है ना बदलाव का एक टूल है। अरविंद केजरीवाल जी पहले क्या करते थे कि सत्ता से हम दूर रहेंगे, हम कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, बच्चों की कसम खाते हैं, आदि आदि तमाम प्रकार की चीजें वो कहते रहे। और जिस चीज को उन्होंने मना किया वो सारे काम उन्होंने किए।
भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चले, बड़े बड़े घर, ये विलासितापूर्ण जीवन जीते हुए लोगों ने उनको देखा। तो ये सारी चीजों का निषेध उन्होंने अपने आरंभिक दिनों में किया था, ताकि जनता को अपनी ओर लाया जा सके, जनता को एक विचारधारा। अच्छा, गांधी नेहरू जी पता नहीं कैसे जुड़ गए, मुझे मालूम नहीं, पर गांधी और अंबेडकर ये दो ऐसे विचारक हैं मानव जी इस देश में, कि जनता को अगर आपको अपनी ओर आकर्षित करना है तो नियमित अंतराल पे इन दोनों को आपको नाम लेना पड़ेगा, चाहे आपका उनसे कोई लेना देना हो या ना हो। गांधी तो एक ऐसा एंटीबायोटिक है इस देश की राजनीति के लिए, जो तमाम तरह के बीमारियों को दूर कर देता है। अब देखिए ना, अरविंद केजरीवाल ने स्वराज नाम से किताब ही लिख दी भाई साहब। तो उसके पहले भी, जैसा मैंने कहा, इसलिए इन लोगों को, ये लोग भी अंततः, जो मेरा अपना आकलन है इतने दिनों के पत्रकारिता का, कॉकरोच जनता पार्टी भी राज्य, मतलब इस देश की राजनीति में आएगी, और राजनीति में ये कहते हुए आएगी कि युवाओं के लिए बदलाव करने के लिए सत्ता में होना बहुत जरूरी है, बगैर सत्ता में हुए इस देश में संवैधानिक तरीके से बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये मैं जो अभी देख पा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, आपको तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, और भारत का संविधान इन सबको ये करने का अधिकार देता है, और इनको करना भी चाहिए, क्योंकि प्रेशर ग्रुप बन के क्या होगा ना, प्रेशर ग्रुप, इनका प्रेशर फिर सेलेक्टिव हो जाएगा। जैसे अभी झारखंड में उतना प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा है जितना प्रेशर यहां दिखाई दिया। झारखंड में भी आशुतोष रंका ने कहा कि इनके लोग वहां उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, जो भी होंगे भी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन जिस प्रकार की सक्रियता जंतर मंतर वाले आंदोलन में कॉकरोच जनता पार्टी की दिख रही थी, उस प्रकार की सक्रियता झारखंड में नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा अनंत, मैं ये चाहता हूं आप कम से कम ये तो मान लीजिए, आशुतोष रंका, अभिजीत दिपके, सौरभ दास और बाकी लोगों ने वो देखा जो ना पूरा हिंदुस्तान का विपक्ष देख पाया, ना मीडिया देख पाया, कोई नहीं देख पाया। क्या आप देख पाए थे अनंत? और क्या आप हैरान नहीं है इस बात से कि कुछ लड़कों ने मिलकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, उस सरकार को हिला दिया जो बोलती थी हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते? मैं तो सिर्फ मानता ही नहीं हूं, इनको साधुवाद देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने वो न सिर्फ देखा बल्कि उसको इंप्लीमेंट भी किया भाई। अब उसके कारणों में मैं नहीं जाता हूं, उसके कारण पर नहीं, हम तो, भारत तो हमेशा परिणामोन्मुख चीजों को देखते रहे, तो परिणाम इन्होंने दिखाया, इन्होंने छात्रों के हित में आवाज उठाई, इन्होंने सरकार को झुकाया, उसका शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया, ये तो सब कॉकरोच जनता पार्टी के कारण ही हुआ ना। अब उसके बाद इन सब की साख अब इस बात पर निर्भर करेगी कि ये किस प्रकार के रिफॉर्म प्रपोजल लेकर आते हैं, क्योंकि देखिए ये सब चीजें ठीक है कि जन आंदोलन कर दिया, सरकार को झुका दिया, ये सब कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली अगर छात्रों को कुछ नहीं मिलेगा तो वो तो ठगे हुए महसूस किए जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से छात्रों का क्या भला हुआ? अब इस बात को इंश्योर करना होगा कि इनके जो पवित्र मुद्दे उठाकर आए हैं ये जनता के सामने या छात्रों के सामने, वो सारे मुद्दों से छात्रों का हित सधे। अगर हित सधेगा, उनका अच्छा होगा, तभी छात्र इनके साथ जाएंगे। अन्यथा मुझे लगता है कि अगर राजनीति में गए तो उस बियाबान में खो जाने का संकट भी इनके समक्ष उपस्थित। अब आशुतोष रंका आप देख लीजिए, अनंत विजय ने भी वही बात कही है, राजनीति में उतरना होगा तो बहुत सोच समझ कर उतरना होगा। इस समय जो सपोर्ट आपको मिला जंतर मंतर पर, हो सकता है वो ना मिले आशुतोष। नहीं, अगेन ये सब सारे स्पेकुलेशंस हम लोग करते रह सकते हैं कि ये होगा वो होगा। हमने तो सर देखिए एक पेज जो एक मीम पेज से स्टार्ट हुआ, फिर उस पे जिस तरह का ट्रैक्शन आया, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग सड़क पर उतरकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। उसके बाद भी जैसे जैसे चीजें हो रही है हम उतनी ट्रांसपेरेंटली आप लोगों के सामने रख रहे हैं। इतना एक्चुअली हम लोग सोचते नहीं है जितना शायद आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ सालों बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। वी वांट टू कीप इट वन स्टेप एट अ टाइम। अभी के लिए जो प्रायोरिटी है वो हमने बहुत ओपनली लोगों के सामने रखी है। हम लोग चाहते हैं कि लोगों के साथ मिलकर एक रिफॉर्म्स एजेंडा बनाए और फिर उस रिफॉर्म्स एजेंडा को एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप की तरह पुश किया जाए। अच्छा, ये सरकार डराती है क्या? ये सरकार दबाती है क्या? क्या आंदोलन को दबाया गया, डराया गया और खत्म होने के बाद क्या अभी भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? देखिए, ये तो सवाल मेरे को लगता नहीं मानव जी अभी भी होना चाहिए। तो मतलब इसके इतने सारे एग्जांपल्स हैं, इतने सारे इंस्टेंसेस हैं कि मैं भी गिनाना स्टार्ट करूंगा तो आपका शो छोटा पड़ जाएगा। मतलब अभी कल ही मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जब चेक किया तो मुझे पता पड़ा कि मेरे 4 या 5 ऐसे वीडियोस जो
मतलब जिसमें कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं था, उन वीडियोस को इंडिया में रेस्ट्रिक्ट किया गया, उन वीडियोस को। उसमें एक वीडियो में सोनम जी को जब जबरन उठाकर लेकर जाया गया था, उससे जस्ट पहले मैं गाड़ी से रास्ते में आ रहा था और मुझे रोका गया था, उस बारे में वीडियो हुआ था। एक वीडियो में ये बता रहे थे कि किस तरह से पुलिस वाले खाना अंदर लेकर नहीं जाने दे रहे हैं, और ये वीडियोस रेस्ट्रिक्ट किए गए इंडिया में। इसका क्या कारण है, आज तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला। हमारे साथी अंकित भारद्वाज, जिनको हम लोगों ने ईस्ट जोन का और नॉर्थ ईस्ट जोन का इंचार्ज बनाया है, उनका इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया कल। किस कारण से किया गया ये बताया नहीं गया अभी तक। सौरभ के कितने सारे पोस्ट रेस्ट्रिक्ट किए गए हैं, किस कारण से किए गए हैं अभी तक बताया नहीं गया। हमारे ट्विटर अकाउंट को किस कारण से रेस्ट्रिक्ट किया गया था ये आज तक बताया नहीं गया। सरकार ने बोला कि नीट का पेपर होने तक हमने रेस्ट्रिक्ट किया था, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय कह रहे थे नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। हमारे प्रोटेस्टर्स को दिल्ली में जंतर मंतर पर पीटा गया, दीपके पर इंक फेंकी गई, जयपुर में उसके साथ मारपीट हुई। कल नेहा जब वहां पर रांची में मौजूद थी, उन पर इंक फेंकी गई। तो ये सारी चीजें तो मतलब इतने सारे इंस्टेंसेस है कि अभी हम बताना स्टार्ट करेंगे। इसमें तो वो भी जोड़ना चाहेंगे आप कि वो सौरभ दास के घर में एक यूट्यूबर घुस गया था, बता रहा था कि लाखों का रेंट है, साउथ दिल्ली में रहते हैं, कहां से पैसे आते हैं। घर को लेके आप देखिए कितनी बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन फैलाएगी। सच आप बता दीजिए, आज सच बता दीजिए। सौरभ दास पर बहुत आरोप लग रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, पैसे कहां से आते हैं। हाँ, बता। आरोप जब होते हैं तो आपके पास कुछ फैक्ट्स होते हैं। हाँ, जब आपको एलिगेशन लगाने होते हैं, जब आपको एक झूठा नैरेटिव फैलाना होता है, तो आप जो मन में है वो बोलते हैं। आप बोलेंगे कि 10 लाख का रेंट है, 20 लाख का रेंट है, 30 लाख का रेंट है। आप व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में घुसेंगे, आप उसके पेरेंट्स पर सवाल उठाएंगे, आप उनकी सिटीजनशिप पर सवाल उठाएंगे, आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। ये भी पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने प्राइमरीली इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, वो व्यक्ति बदनाम है। मयंक नाम के जूनियर को भेजकर वहां पर एंटी इंडिया से नारे लगाने के लिए, अगर उस व्यक्ति के आरोपों को हम लोग लेजिटिमाइज करने लग गए, तो हम तो मतलब इस देश के हर फ्रिंज एलिमेंट को लेजिटिमाइज करने लगेंगे। लेकिन उस मिस इन्फॉर्मेशन के कारण लोग बकायदा यूट्यूबर्स उसके घर में घुसे हैं, उसके भी वीडियोस पब्लिकली अवेलेबल हैं। उस समय वहां पर उसके दोस्त मौजूद थे, उसकी फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। उन पे आप सोचिए कि क्या बीती होगी कल को कोई एकदम से ऐसे किसी के घर में घुस जाए, कुछ भी कर दे। इज इट नॉट अ सिक्योरिटी इशू? नहीं, वो ठीक है, वो आप सही कह रहे हैं। देखिए, घर में घुसना तो वैसे भी गलत है, लेकिन ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं आशुतोष रांग का, इनका तो सामना करना पड़ेगा पब्लिक लाइफ में जब आप उतरते हैं। अब जैसे सवाल ये है, मतलब अब जैसे सवाल ये वाला है सौरभ दास को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि वो इतना रेंट देते हैं, कैसे रहते हैं साउथ दिल्ली में, इतने बड़े घर में, पैसा कहां से आता है, कहां से कमाते हैं। का मतलब ये तो नहीं होना चाहिए ना कि आप किसी को ये बताइए कि इसके फादर बाहर के सिटीजन है या इस व्यक्ति की सिटीजनशिप यहाँ की नहीं है। मतलब आप किस हद तक गिरेंगे। हर चीज की एक लेवल होता है, हर सवाल का भी एक लहजा होता है, एक तरीका होता है, एक डिग्निटी होती है। वो हम डिग्निटी कब तक लूज करने दे सकते हैं और कब तक हम इस तरह के लोगों को एंटरटेन करेंगे। सवाल तो आप लोग भी हमसे पूछ रहे हैं, हम उन सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन वी हैव टू ड्रॉ लाइन। अच्छा, आपकी तो फंडिंग के आपके तो ये जी आप पर तो ये भी आरोप लगे कि लोगों जैसी बातें करना चाहते हैं तो वो हम बिल्कुल करेंगे और हर उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब आप जब किसी की पर्सनल लाइफ पे इस तरह के अटैक्स करेंगे, आप बिलो द बेल्ट इस तरह की बातें करेंगे, तो कब तक हम इस तरह की चीजों को एंटरटेन करेंगे। अच्छा, हमने पिछले कुछ सालों में लेवल इतना गिरते हुए देखा है, जहां पर गाली गलौज को लेजिटिमाइज किया गया है, जहां पे इस तरह की बेहूदगी को लेजिटिमाइज किया गया है, बट दैट हैज टू स्टॉप नाउ। अच्छा आशुतोष, नहीं देखिए, सुनिए, जो पर्सनल है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसमें एक सीमा होनी चाहिए। लेकिन ये जो आरोप लगे कि इस आंदोलन की फंडिंग कहां से हुई, सीजेपी को इसके लिए पैसे कहां से मिले, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हमें मानव जी इसकी पूरी फंडिंग जो है पीएम केयर्स फंड से आई है। आपसे निवेदन है कि पीएम केयर्स फंड की पूरी जांच की जाए और ट्रांसपेरेंटली वो पैसा कहां खर्च हुआ है वो जनता के सामने शेयर किया जाए। मानक जी मैं आशुतोष जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप पूछ लीजिए जल्दी से। पीएम केयर्स से आए। आशुतोष